तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए। और आज है सुस्त शुरुआत, लेकिन हरे निशान के साथ शुरुआत के संकेत। तो पिछले हफ्ते के करेक्शन और कंसोलिडेशन के बाद बाजार क्या फिर से रफ्तार पकड़ेगा, नए हाईज छुएगा या फिर रहेगा दबाव में? लेंगे सवाल का जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। सर, सबसे पहले तो वेलकम बैक टू बॉम्बे। बिल्कुल, आपकी एब्सेंस में थोड़ा बाजार संभल नहीं पाया सर। मतलब वैसे वहाँ से भी कोशिश तो पूरी थी, लेकिन हाँ, पिछला हफ्ता थोड़ा सा करेक्शन और कंसोलिडेशन भरा रहा। उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते थोड़ा सा बेहतर कारोबार होता हुआ दिखे। तो हफ्ते की शुरुआत करने के लिए जो बेहतरीन ट्रिगर्स है, आज पहले उन पर नजर डाल लें और उसके बाद बहुत सारे आज इश्यूज हैं जिन पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि अमेरिकी बाजारों में फिर से नया रिकॉर्ड बना है। तो अगर कुछ हल्का फुल्का करेक्शन कंसोलिडेशन है तो हमारे बाजारों में ज़्यादा है, अमेरिका में कम है। वहाँ पर छोटी रेंज में कारोबार, लेकिन फिर भी वहाँ पर शुक्रवार के सेशन में फिर से रिकॉर्ड हाईज डाउन ने बनाए और वहाँ से हल्की फुल्की मुनाफा वसूली आई। महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ते नजर आ रहे हैं और ये एक चिंता की बात हो सकती है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। सोना 8 महीने के निचले स्तरों से हल्का सा रिकवर करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब भी दबाव में है 46,000 के आसपास। एयरलाइंस अब तक किराया बढ़ाने में नाकामयाब रही है, लेकिन विमानन मंत्री कह रहे हैं कि गर्मियों का शेड्यूल जो अब शुरू होगा उसमें एयरलाइंस पर किराया बढ़ाने के जो कुछ भी प्रतिबंध हैं वो सारे हटा लिए जाएंगे। और दीप, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने ट्रैवल किया दिल्ली मुंबई के बीच में, कोई सीट खाली है, कोई सीट खाली नहीं, कोई सीट खाली नहीं है। मतलब आप ये समझिए ऑलमोस्ट 100% लोड फैक्टर पर एयरलाइंस चल रही है। मतलब लोग आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। वो है ना, वो डर कोरोना को लेकर वो निकल चुका है। वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त आ चुका है कि कोरोना की वैक्सीन आगे नहीं लगाएं तब भी हमें कोरोना नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस नहीं है, और कॉन्फिडेंस है लोगों का कि बिना वैक्सीन के भी हमें कोरोना नहीं होगा। कि भाई हाँ, वैक्सीन लगने के बाद भी महीना भर लगता है तब जाके आपके एंटीबॉडी बनती। तो ये जो कुछ हो रहा है ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से होता दिख रहा है, जो महाराष्ट्र में स्पेशली मुंबई में जो होता दिख रहा है। मुझे लगता है कि ये थोड़ी चिंता की बात है। सर, उसी से शुरू करते हैं बिकॉज SGX निफ्टी भी अब गेन्स गिव अप कर चुका है जैसे। पर इसी बात से शुरू करते हैं सर, कैसे कैसे समझे इसको? क्योंकि एक तरफ तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है अनलॉक का, दिल्ली में भी हमने देखा है कि ऑलमोस्ट फुल रीओपनिंग हो गई है, पर अब महाराष्ट्र सबसे बड़ा इकोनॉमिकली वायबल स्टेट आपको बोल रहा है कि अब हम रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं और आगे जाकर और रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, ऐसा डर है। कैसे समझे इसे? देखिए, इसे वेल्थ के नुकसान के तौर पर मत देखिए, इसे हेल्थ के नुकसान के तौर पर देखिए। क्योंकि दो चीज़ें हैं। मार्केट का क्या है, मार्केट तो अगर किसी ने अचानक से कुछ कर्फ्यू वगैरह लग गए, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया या केसेस एकदम से स्पाइक आ गए तो 200-300 पॉइंट निफ्टी गिर जाए कर जाए, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। गिर भी गया तो क्या, वापस बढ़ जाएगा आज नहीं तो अगले हफ्ते नहीं तो अगले महीने, नहीं तो अगले साल। तो वो कहीं जाने वाला नहीं है बाजार। सो आपको कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को, एक अगर ट्रेडर हैं तो शॉर्ट टर्म करेक्शन के तौर पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है कि भाई ये इसकी वजह से कहीं करेक्शन आ सकता है अगर कोई एक्शन सरकार ले तो। वो छोटी मोटी चीज है, वो आपकी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। लेकिन जो लाइफ थ्रेटनिंग चीज है वो ये कि लोग ओवर कॉन्फिडेंट होकर जिस तरह से सोचकर चल रहे हैं कि हमें तो हो ही नहीं सकता। अब पहले भी यही, जब लॉकडाउन था, जब लॉकडाउन धीमे धीमे खुलने लगा तो लोगों को पहले लॉकडाउन के वक्त भी ये था कि मुझे नहीं होगा, मेरे सामने वाले को होगा। अब तो इतना कॉन्फिडेंस है कि ना मुझे होगा ना सामने वाले को होगा। और अब इसको लेकर दो राय हो सकती है कि क्या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या ट्रेन्स वगैरह खुलने की वजह से कोरोना हो रहा है, उस वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है, या सोशल गैदरिंग की वजह से बढ़ रहा है, या दोनों ही कारण हो सकते हैं। उस कारणों में जाए बगैर मुझे लगता है कि अब वक्त वो आ गया है कि फिर से आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन जोर शोर से मतलब पार्ट ऑफ लाइफ बना लें। और कॉन्फिडेंस खतरनाक है। बाजारों का जहाँ तक सवाल है दीप, मुझे नहीं लगता कि बाजार पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन होना है। हाँ, कोई खबर आएगी, उस खबर पे आप 50-75 पॉइंट निफ्टी को ऊपर नीचे होते देख सकते हैं। कोई खबर, सपोज कल को ये खबर आ जाए कि लोकल ट्रेन फिर से बंद हो रही है, फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा कि हो रही है, इसको ऐसे भी मत समझिए, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर हो जाए तो हो सकता है अचानक से निफ्टी आपको 50 पॉइंट नीचे दिख जाएगी, 25 पॉइंट। ठीक है यार, फिर से समस्या हो रही है, बट वो कोई ऐसा परमानेंट रिएक्शन नहीं, क्योंकि हम इससे बहुत बुरा वाला वक्त निकाल चुके हैं। जी, सही बात है। सबसे बड़ी चीज है कि इससे बहुत बुरा वक्त हम निकाल चुके हैं। इसलिए कोरोना को आप बाजार से डायरेक्टली 1-on-1 कोरिलेशन तो बिल्कुल मत कीजिए। मिनट टू मिनट कर सकते हैं जी, थोड़ा बहुत कभी खबर आ जाए तब। उसके अलावा मुझे कोरोना की वजह से बाजार के लिए डर नहीं है। मुझे डर इस बात का है कि लोग जो और कॉन्फिडेंट होकर फिर से लापरवाह हो रहे हैं,
वो चिंता की बात। और ये जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं ये ज्यादा तेजी से फैलते हैं, हालांकि काफी इफेक्ट उतना नहीं होता बट काफी तेजी से वो हर फैलते चीज हैं, नहीं उसका भी होती तो डर ऐसे होता होता है। जब ये भी पहले आया था तब पहले क्या खतरनाक डर था। जी सर। अब तो लोग है ना हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब हो रहा है। उस समय तो ऐसा लगता था देखने से हो जाएगा। तो ये तो नया नया होता है तब सबका डर रहता है, बाद में लोग ठीक है, रियलाइज करते पार्ट ऑफ लाइफ। बट ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। हमने भी ऑफिस में थोड़े से और ज़्यादा इंतज़ाम मजबूत कर लिए कि थोड़े रिलैक्स तो सब लोग होते ही हैं, तो कहीं वो ढिलाई ना आए, बस वही वापस सख्ती बहुत ज़रूरी है, बहुत बिल्कुल सर। पर ये तो एक बड़ी खबर है ही, इससे बड़ी खबर इस हफ्ते के लिए एक्सपायरी वीक जी शुरू हो गया है, और जो ये लास्ट 2 हफ्ते आपको ऑलमोस्ट 2 हफ्तों का जो कंसोलिडेशन चल रहा है, इसको और एक्सपायरी के लिहाज से कैसे दोनों को रिलेट करें सर? दीप, मंथली एक्सपायरी वाला जो हफ्ता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से रहता है कि फंड्स का एक्शन वहाँ से ज़्यादा होता है, पोजीशंस हल्की सी थोड़ी सी ज़्यादा होती है वीकली एक्सपायरी के बजाय, तो उस लिहाज से इंपॉर्टेंट तो है। लेकिन बात ये कि थोड़े से फ्लोज धीमे पड़ते हुए दिख रहे हैं, और धीमे किसके पड़ रहे हैं? एफआईज की खरीदारी के। घरेलू फंड्स की बिकवाली के फ्लोज धीमे नहीं पड़ रहे हैं, वो तो जिस स्पीड से पहले बेच रहे थे वही स्पीड से अब भी बेच रहे हैं। आप देखिए शुक्रवार के सेशन में फिर से 1175 करोड़ की बिकवाली एफआईज के घरेलू फंड्स की तरफ से आई है। मैं यहीं पे आपको डेटा बता दूं, एफआईज ने वैसे क्वालिटी वाइज आंकड़े बुरे नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कैश में खरीदारी की है, स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं जी, इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं, तीनों जगह खरीदारी है। लेकिन जैसी बड़ी खरीदारी मुझे चाहिए वो नहीं है। 119 करोड़ की कैश में खरीदारी छोटी है, स्टॉक फ्यूचर्स 319 करोड़ के, इंडेक्स फ्यूचर्स 280 करोड़ का, तो कुल मिलाकर 700 करोड़ की खरीदारी है उनकी डायरेक्शनल तौर पर, ठीक है। और 1175 करोड़ की बिकवाली घरेलू फंड की वो बड़ी है। तो आप एक तरफ 700 करोड़ के खरीदारी के सामने 1200 करोड़ का आंकड़ा देखो। अब आप इस बात से कंफ्यूज हो सकते हैं कि 4000 करोड़ के ऑप्शंस खरीदे, 3900, लेकिन इस ऑप्शन में ऐसा नहीं कि उन्होंने सबसे ज्यादा क्या खरीदा बताऊं आपको? जी, पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन, हाँ, तो वो नेट लॉन्ग सबसे ज्यादा जो बनी है वो पुट में बनी है। तो इसलिए ऑप्शन से बहुत ज्यादा ऐसा मत सोचिए खरीदा है, मतलब खरीदने अगर आप पुट खरीद रहे हो तो इसका मतलब है ना आप हेज कर रहे हो, या आप थोड़ा नीचे का डर है। करेक्ट, आए नहीं आए अलग बात है, डर तो है ही ना, नहीं तो पुट खरीदना ही क्यों है? करेक्ट। हेजिंग के लिहाज से, इस डर के लिहाज से कि थोड़ा नीचे आ सकता है, तो मुझे ऑप्शन के आंकड़े मजबूत नहीं दिख रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि एफआईज का रुझान बदला नहीं है, ऐसा नहीं कि वो नहीं खरीदेंगे, लेकिन धीमे हो गए। अब इस धीमे होने के साथ साथ अगर घरेलू फंड अपनी बिकवाली धीमी नहीं करते हैं तो फिर आप धीमे धीमे नीचे सरकेंगे, जो आपने पिछले हफ्ते देखा है। वापस से अगर फ्लोज, अल्टीमेटली देखिए सेंटिमेंट, ट्रेंड, माहौल में कोई खास बदलाव कहीं भी नहीं, न अमेरिका में न हमारे यहाँ बदल रहा है। तो क्या है? फ्लोज। अगर पैसे वापस आने लगे फिर भाग जाएंगे जी, और पैसे आना थोड़े कम हो गए तो सुस्त रहेंगे, पैसे निकलना शुरू होंगे तो जोर से गिर जाएंगे। करेक्ट। तो गेम पूरा पैसे का ही है ये। तो इसलिए इस वक्त आपको जो सबसे बड़े ट्रिगर पर नजर रखनी है, अब आप डाउ फ्यूचर्स पे भी बहुत ज्यादा नजर मत रखिए, मतलब ऐसा नहीं मत देखना बंद कर दें, वहां पर एक्शन कम है। एक्शन जो अब मार्केट में होगा वो फ्लोज से होगा। फ्लोज के एक्शन में एक ही दिक्कत है दीप, जो हमेशा मुझे भी आती है और जो लोग फ्लोज को ट्रैक करते हैं उन्हें आएगी, और स्पेशली जो डे टू डे बेसिस पर ट्रैक करते हैं। हम जो फ्लो डिस्कस करते हैं वो पोस्टमार्टम में, हम कल के कर रहे हैं। करेक्ट। हर दिन नया दिन है। अब ऐसा तो है नहीं कोई किताब में लिखा है, इतिहास में लिखा है कि जो एफआईआई ने कल किया वही आज करेंगे। करेक्ट। हम कल के बेसिस पर आज का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं जी, राइट, सही बात है। तो इसलिए वो अंदाजा 100% कभी सही नहीं हो सकता जी। 7 बजे आपको एसजीएक्स निफ्टी 40 मिनट ऊपर दिखता है, 50 मिनट, और 8 बजे 15-20 मिनट नीचे हो जाता है, 9 बजे कुछ और होगा। सो ये मूड्स के साथ आपके बदलते हैं डेटा, इसलिए एफआईआई के डेटा 3-4-5 दिनों के देखिए। 3-4-5 दिनों के डेटा से एक चीज समझ में आ रही है कि वो बेच के निकलने के मूड में नहीं है, लेकिन हाथ रोक रहे हैं। वो पहले जैसा दम लगाकर ले लो वैसा नहीं है सर। बस इतना ही ध्यान रखना है। वही तो 1250 करोड़ से 118 करोड़ देखो कैसे धीरे धीरे होता जा रहा है, मतलब वो वही है, ध्यान रखना पड़ेगा उस पर थोड़ा। फिर माइंडसेट या अप्रोच को भी बदलें कि अभी तक जो थोड़ा अग्रेशन रहा है या फिर बाय ऑन डिप रहा है या पहला या दूसरा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहा है, क्या अब वो अप्रोच थोड़ी बदल सकती है, स्पेशली एक्सपायरी के पहले? हाँ, इंटरेस्टिंग सवाल है। पहली चीज तो दीप ये है कि अप्रोच एक बदलने की जरूरत है कि सिर्फ आपको एक तरफा ट्रेड से पैसे नहीं बने।
जो हम पिछले हफ्ते लगातार 3 दिनों से आखिरी 3 दिन मैंने कहा कि दोनों तरफ ट्रेड करना ही पड़ेगा आपको। बिल्कुल। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पहली बार 3 महीनों में थोड़ा बहुत 2 या 3 ही चांस मिले जहां शॉर्ट सेलर भी पैसा बना पाया है ना, तो वो थोड़ा चांस शॉर्ट सेलर्स के लिए भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। जो ब्रॉडली मुझे दिख रहा है वो ये एक्सपायरी तक नीचे की तरफ 14,700 14,800 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए डेटा के लिहाज से, और ऊपर 15,250 15,350 ब्रॉडली ये, या 15,300 400 गिन ले राउंड फिगर में, वो ऊपर उसके वहां पर जाकर आप अटकेंगे। तो ये आपकी ट्रेडिंग रेंज दिख रही है, ठीक है। 300 पॉइंट 15,000 के नीचे की तरफ, 300 पॉइंट 15,000 के ऊपर की तरफ अभी तक डेटा में दिख रहा है। हालांकि 300 पॉइंट को कोई वैल्यू नहीं, एक दिन 2 दिन के मुंह में 300 पॉइंट ऐसे उड़ जाता है, पता भी नहीं चलता। लेकिन अभी फिलहाल जो ये दिख रहा है 14,700 15,300, ठीक है। अब ऐसे में आप एग्रेसिव खरीदारी करें, ये तो वक्त नहीं है, क्योंकि एग्रेसिव खरीदारी को बाजार रिवॉर्ड नहीं कर रहा। एग्रेसिव बिकवाली को रिवॉर्ड कर रहा है क्या? शायद नहीं। तो फिर आपको ट्रेड क्या करना है? पहली चीज, एक तरफा तेजी करके पैसा बनाना, लो हैंगिंग फ्रूट, आसान काम, वो खत्म हो गया। ये पहले समझ ले अच्छे से कि मैं लेते ही मेरा बढ़ जाए, और वो हो रहा था, या मेरे लेने के बाद नीचे देखने को न मिले, वो टाइम चला गया। वो वापस आएगा तब देखेंगे, अभी आज तो नहीं है। तो पहली चीज तो है कि आपको माइंड सेट ये कर लेने कि मेरे लेने के बाद नीचे नहीं जाएगा, पहला। दूसरा, फास्ट पैसा बनेगा, वो भी नहीं। तीसरा, बहुत सारा बनेगा, वो भी नहीं। तो ये तीनों चीज अगर आपने अपने अंदर बना ली तो आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने ट्रेडिंग एक्टिविटी कम कर ली तो फिर आप सेफ हैं जी। दूसरा तरीका ये कि पहले सपोर्ट लेवल पर खरीदने के बजाय अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर खरीदना ज्यादा जरूरी है। करेक्ट। क्योंकि पहले सपोर्ट लेवल पर खरीदना सेफ नहीं रहा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर खरीदना सेफ है, और वहां से आपको अब मुनाफा बड़ा बनता हुआ नहीं दिखेगा, छोटे मुनाफे में आपको वापस घूम जाना पड़ेगा। सो स्किल ट्रेडर्स का वक्त है ये। दूसरी चीज, ये तो बात इंडेक्स की है। दूसरी चीज, इससे ज्यादा मौके आपको स्टॉक स्पेसिफिक मिलेंगे दोनों तरफ। तो मुझे लगता है कि अब ट्रेडर्स को फोकस इंडेक्स में दोनों तरफ ट्रेड का रखना चाहिए, और स्टॉक्स में जरूर वो स्टॉक स्पेसिफिक शॉर्ट या लॉन्ग ले सकते हैं, जैसे कि उनको डेटा दिख रहे हैं या जैसे कि चार्ट दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, न बहुत ज्यादा अगर ओवर ऑप्टिमिस्टिक या बहुत पॉजिटिव या बहुत बुलिश होने की जरूरत है, तो बहुत घबराने की भी जरूरत नहीं। ऐसा भी नहीं कि कोई मतलब एकदम टॉप बन नहीं गया और उसके बाद नीचे चले जाएंगे। हालांकि अपनी स्टडी भी यही करी कि 15,550 के आसपास से वहां से साइजेबल करेक्शन आना चाहिए। लेकिन इस साइजेबल करेक्शन में अभी भी हमारे लिए ये देखना जरूरी, कल जो शुक्रवार को हम बंद हुए 14,981, तो दीप मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक दिन कम से कम हम और 14,975 के नीचे बंद हों, 35,750 के नीचे बैंक निफ्टी पर बंद हो। ये दो लेवल आज मुझे लाल कलर में क्लोजिंग नहीं चाहिए। वही बात है, क्योंकि सपोर्ट्स पर है। हाँ, हम सपोर्ट के आसपास है। बैंक निफ्टी जहां बंद नहीं होना चाहिए उससे 100 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी जहां बंद नहीं होना चाहिए उससे 5-15 पॉइंट ऊपर है, 5-10 पॉइंट। तो आज अगर हम हरे निशान में बने रहते हैं, या आज फर्ज करें निफ्टी 15,000 के ऊपर बंद हो जाता है, 15,025 हो तो और अच्छा, बैंक निफ्टी 36,000 के ऊपर बंद हो जाता है, 36,100 के ऊपर बंद हो तो और अच्छा। तो अगर आज के ढंग की क्लोजिंग मिल जाती है तो हम अभी भी सेफ जोन में, ऐसा कुछ बदला नहीं। आज क्लोजिंग खराब मिलती है एक और, तो फिर एक्सपायरी तक मामला मुश्किल है, फिर नीचे की रिस्क बड़ी खुल जाएगी। तो आज मेक और ब्रेक वाला दिन, यही चीज शुक्रवार को भी कही थी जी कि देखिए मेक और ब्रेक का दिन मंडे का है। मैं सोचा था कि मेक और ब्रेक के दिन के हिसाब से मंडे को आपको एक गैप से ऊपर या नीचे का मौका मिलेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा है। आप सुस्ती खुल रहे हैं, तो सुस्त खुलने के बाद देखते हैं कहाँ जाता है। चलिए सर, देखते हैं फिर आज का ट्रेंड कैसे रहेगा। आज का फिर सेटअप भी समझाएं सर, किस तरह की रीडिंग कर रहे हैं, जो सारे क्यूज हैं वो आज के लिए क्या बता रहे हैं। ग्लोबल क्यूज नेगेटिव रखे हैं मैंने, नेगेटिव से हल्की न्यूट्रल साइड पर हो रहे हैं अभी। एफआईज के संकेत मैंने पॉजिटिव साइड पर रखे हैं, वो इसलिए कि जो डिटेल में डिस्कस किया, भले डेटा छोटे हैं लेकिन क्वालिटी वाइज ठीक है। घरेलू फंड नेगेटिव है, वायदा कारोबार के संकेत पुट कॉल रेशियो हल्का है, इसलिए मैंने पॉजिटिव साइड पर रखा है। सेंटीमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड पॉजिटिव है। अभी भी आज डिसाइड होगा कि ट्रेंड पॉजिटिव बना रहता है या खराब हो जाएगा, ये सिंपल है। डाउ फ्यूचर फ्लैट है, शंघाई हांगकांग हरे निशान में, एसजेक्स गिर रहा है। इंटरेस्टिंग है, डी कपल हो रहा है फॉर चेंज बट नॉट इन गुड डायरेक्शन वैसा। 14,900 14,975 दिन का सपोर्ट जोन है, इसके नीचे फिर से तो 14,800 14,850 के आसपास अगला मजबूत सपोर्ट आपको निफ्टी में मिलेगा दिन के लिए। ऊपर 15,075 15,115 ये आपके लिए रेंज है, इसे पार करेंगे तो फिर 15,165 15,210 परफेक्ट
प्रॉफिट बुकिंग जोन, ये आपके लिए निफ्टी के बड़े लेवल्स हो गए। ओके। बैंक निफ्टी 35,550, 35,600 छोटी सपोर्ट वाली लेवल है, जो शुक्रवार के लोज के आसपास की भी है। इसके नीचे 35,200 से 35,350 की रेंज निकल कर आएगी, जहां पर आपको फोकस करना है। ऊपरी स्तरों पर 36,100, 36,350 हायर जोन है। वैसे तो ये पार करना भी मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी किया तो 36,400 से लेकर 36,575 परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन, सेलिंग जोन आपके लिए निकल कर आएगा। जी बिल्कुल सर। दिन के लिए क्या रेंज दिख रहा है सर? 14,975, 15,075 ये दिन की छोटी रेंज है। 14,900, 15,115 ये दिन की मीडियम रेंज है। और 14,825 से 15,165 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चले। अब आइए बैंक निफ्टी 35,600, 36,100, 35,600 से 36,100 ये 500 पॉइंट की रेंज, दिन की छोटी रेंज मानकर चले। 35,350, 36,350 ये 1000 पॉइंट की रेंज मीडियम रेंज है। अगर इससे ही काम चल जाए तो बहुत ही बढ़िया। और बड़ी रेंज 35,200 से लेकर 36,400 की निकल कर आती है, जिस पर आपको फोकस करना है। क्लियर है सर। लेवल्स क्या रहेंगे? एफआईएस की पोजीशनिंग क्या बता रही है सर, और साथ ही पीसीआर से क्या समझना चाहिए? एफआईएस की इंडेक्स पोजीशन में कोई बदलाव नहीं, 61% के आसपास ही है। पुट कॉल रेशियो 1.19 घटकर आया है। 1.19 का पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है। हाँ, मतलब ओवरसोल्ड तो नहीं कर सकता, लेकिन कंफर्टेबल है, जहां पर आप दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। लेकिन विक्स थोड़ा सा बढ़कर आया है, हल्की सी वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत हैं। लॉन्ग पोजीशन जिनकी है, अब वो स्टॉप लॉस 14,900 का रखें, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे स्टॉप लॉस 35,550 का रखें, लेकिन क्लोजिंग स्टॉप लॉस डीप 35,750 का रखना है। अगर 35,750 के नीचे बंद हो तो फिर बैंक निफ्टी के लिए नीचे की रिस्क खुल जाती है। ये क्लोजिंग बेसिस पर है। शॉर्ट जिनकी है वो 15,125 का इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस दोनों पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जिनको छोटा रखना है वो 15,075 का रखें। बाकी 15,125 ज़्यादा सेफ और सही स्टॉप लॉस लेवल है, जहाँ पर आपको फोकस करना है। और 36,150, 36,100 के ऊपर अच्छा हो जाता है तो मैंने थोड़ा 50 पॉइंट की लिबर्टी ले ली। बैंक निफ्टी में थोड़ा ले लेना चाहिए, जैसे निफ्टी में 10 पॉइंट की ली, 15,115 निकल कर आता है, लेकिन 15,125। जी सर, ठीक है ना। तो ये आपके लिए लेवल्स हो गए। ओके। स्टॉप लॉस लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग और शॉर्ट नई पोजीशंस कैसे बनाए सर? खरीदे निफ्टी 14,900 का स्टॉप लॉस रखें, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप 14,900 के आसपास खरीदें। करेक्ट। तो जो मैंने 14,900 के स्टॉप लॉस से खरीदने की राय दी थी वो इसलिए दी थी, मुझे लग रहा था गैप से खुल रहा है तो फिर 14,900 स्टॉप लॉस रख लें। लेकिन अगर नीचे खुलें 14,900 के आसपास आप चांस ले सकते हैं, स्टॉप लॉस 14,800 का बनेगा। फिलहाल 14,900 के स्टॉप लॉस से खरीद रहे हैं तो 15,075, 15,115, 15,165, 15,200, 15,240 ये सारे लेवल से ऊपर के। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 15,165, 15,210 परफेक्ट रेंज है जहां पर शॉर्ट करना चाहिए अगर आपको मिलता है तो। और 15,250 का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 15,115, 15,075, 15,025, 14,975 और 14,900 तक के टारगेट के लिए बिकवाली करने की राय है। ज्यादा लेवल सर निकल कर? हाँ, ज्यादा लेवल, और लेवल अच्छे निकल कर आ रहे हैं, परफेक्ट निकल कर आ रहे हैं दोनों ही तरफ के। तो उस हिसाब से एकदम ठीक है। बैंक निफ्टी सर? बैंक निफ्टी का मैंने स्टॉप लॉस बहुत छोटा दिया है 35,550 का, जो कि शुक्रवार की जो लो है वो है 35,584 का। उसके नीचे निकले तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए लेना है तो उस लेवल को समझ के ही लेना है कि वो तोड़ने के बाद आपका 35,350 आएगा, यानी कि आपकी करीबन 200 पॉइंट की जगह और खुल जाएगी। तो फिर खरीदने ही क्यों है? ठीक है ना। तो 35,550 सफिशिएंट स्टॉप लॉस है। 36,000, 36,100, 36,350, 36,400 और 36,575 ये सारे लेवल्स के लिए आपको खरीदारी करनी है बैंक निफ्टी पर। हालांकि ये थोड़े एम्बिशियस लेवल ले दिए ऊपर के 36,400, 575 के ख्यालों में ही आएंगे, स्क्रीन पर मुश्किल दिख रहा है। और बेचना जो चाहता है अब डीप, इसमें थोड़ा सा इशू ये कि बेचे कहाँ पर। जी अब वैसे अगर आप मेरे को एक सिंगल पॉइंट बोलोगे तो 36,350 सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड लेवल आता है। लेकिन अब बैंक निफ्टी का क्या है कि वो 750 पॉइंट शुक्रवार को नीचे बंद हुआ, तो 700, 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी के लिए बड़ी बात नहीं है। और अगर वापस मूड माहौल बदल जाए तो क्या पता, अगर यही समझो आप डाउ फ्यूचर्स भी अब हमें देख के नीचे आ रहा है, 50 नीचे हो गया ठीक है। अगर समझो डाउ फ्यूचर्स 150, 200 ऊपर हो जाए तो बैंक निफ्टी वापस ऊपर भी पहुंच जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 36,350, 36,500 इस रेंज में बेचना बहुत सेफ है। आई डाउट कि वहाँ मिलेगा, तो अब मिलना तो है नहीं, तो फिर ठीक है जो है वो है। 36,600 का स्टॉप लॉस, 36,100, 36,000, 35,850, 35,750 और 35,600 ये सारे लेवल है जिनके लिए ऊपर में चांस मिले तो बिकवाली करें बस, सिंपल। बैन लिस्ट में 4 स्टॉक्स हैं, बने रहेंगे सर? कोई बदलाव नहीं। कैनरा, आइडिया और सेल सारे ट्रेडर फेवरेट अब आ गए बैन में। यस।
ठीक है, देखते हैं वहां पर नजर। सर फंड्स का डेटा तो आपने समझा ही है, वायदा कारोबार के लिहाज से अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल? 15,000 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है दी। 15,000 के पुट पर 33 लाख शेयर है और आप 15,000 के नीचे अगर खुलेंगे ट्रेड करेंगे और 15,000 के कॉल पे 22 लाख शेयर हैं और उसमें से भी 13 लाख शेयर तो शुक्रवार को ही जुड़े हैं, तो मैं 15,000 के लेवल पर कॉल राइटिंग हुई तो आपको ताकत का पहला अंदाजा तभी लगेगा जब आप 15,115 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें। जब तक आप 15,115 125 के नीचे है तब तक तो आप मजबूती नहीं है। तो यानी कि आप यहाँ से जहाँ कल बंद हुए वहाँ से 40-45 पॉइंट बढ़ भी जाए ना तो ये मत सोचिए कि हम बहुत मजबूत है। अच्छा, हाँ, 15,125 15,115 के ऊपर से ही सोचना शुरू करिए कि बाजार अच्छा है और उसके नीचे और 15,000 के नीचे तो फिर दबाव रहने हैं, क्योंकि 33 लाख शेयर जो पुट राइटर्स हैं उनकी भी तो रिस्क है ना जी, ठीक है। तो वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। ऊपर में 15,200 पार नहीं होगा जिस तरह की पोजीशन बनी हुई है, तो हायर साइड पे भी आपको पता है कि 15,165 से 15,210 की रेंज में जाकर अटकना ही है। तो ये आपके लिए निफ्टी के लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है दीप, हम बंद हुए 35,840 पर, ठीक है। इमीडिएटली जो बड़ा सपोर्ट है वो 35,000 का है, 10 लाख शेयर है और ऊपर में 36,000 रुकावट का लेवल है, 6 लाख शेयर पुट में है, 8 लाख शेयर कॉल्स में। तो 36,000 पार होता है तो ही आपको सोचना है कि मजबूत है। 150 पॉइंट बढ़ भी गए तो आप मजबूत नहीं है। जैसे 40 पॉइंट बढ़ गए आप निफ्टी पे तो भी मजबूत नहीं है, 150 पॉइंट बैंक निफ्टी पर बढ़ गए तो भी मजबूत नहीं है। अच्छा। तो आपको गिनना ही 36,000 जब तक 36,100 के ऊपर ना निकले तब तक लेने का मन नहीं बनाना। अच्छा, लेने का मन 36,100 के ऊपर ही होना चाहिए या फिर नीचे बढ़िया मिल जाए तो अलग बात। सही बात है। वॉलेटिलिटी ज्यादा देख रहे हैं सर इस हफ्ते? होनी तो जिस तरह चाहिए से एक्शन है, क्योंकि देखो ये बाजार की आदत ही है ना। देखो आप समझिए एक बात को कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होंगे तो फिर थोड़े ठंडे हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा सुस्ती होगी तो ऐसा लगा रहा है चलो उठो कुछ करते हैं वैसा वाला हाल है। तो ये 4-5 दिन सुस्ती के बाद वापस वोलेटिलिटी बढ़ने का मतलब ये नहीं कि गिरेगी, हाँ, ये दोनों ही तरफ होती है। हो सकता है। वोलेटिलिटी का मतलब दोनों तरफ है, उतार और चढ़ाव दोनों आता है। तो पहले उतार फिर चढ़ाव, पहले चढ़ाव फिर उतार। लेकिन हाँ, इस हफ्ते पिछले हफ्ते के मुकाबले में आपके लिए ट्रेडिंग रेंज बढ़ती हुई दिखेगी, इसकी संभावना पूरी। तो इसे तो अच्छा ही साइन समझे, एटलीस्ट थोड़ा तो एक्शन हाँ, होगा। अगर ऊपर की तरफ बढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हाँ लग नहीं रहा अभी तो कि बहुत बढ़ने के मूड में है। तो ढीला सा दिख रहा है शुरुआत। और एक्सपायरी के हफ्ते में जनरली एक्सपायरी के हफ्ते वाली सीरीज की आप शुरुआत जब करते हैं वो पहले दिन वाला ट्रेंड रहता है। 4-5 ट्रेडिंग सेशन में अगर 3 ट्रेडिंग सेशन भी आपने खराब बंद किए तो फिर मजा तो नहीं है, करेक्ट है ना। तो ढीला तो है मामला भी, लेट्स एक्सेप्ट दैट, है तो है। चलिए देखते हैं। पर पूरा आपके लिए ट्रेड का विश्लेषण है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वहां पर भी आप रखें ध्यान। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा और फिसलता हुआ आपको दिख रहा है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है, पर अगर आप देखें किधर एसजीएक्स निफ्टी था 1 घंटे पहले तो वहां से लगभग 100 पॉइंट्स नीचे फिसल चुका है। फिलहाल 14,960 के करीब सपोर्ट लेते हुए आपको दिख रहा है। आइए आपको बताएं कौन से हैं अहम खबरों वाले स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है नजर, और साथ ही ब्रोकरेज एक्शन आज क्या कह रहा है। हमारी रिसर्च टीम तैयार है, वरुण, देवांशी और साथ ही आशीष हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग वरुण, आपसे शुरुआत करते हैं, बताएं ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करें तो इंडिया मार्ट इंटरमेश यहाँ पे 1100 करोड़ का जो QIP है उसकी फाइनल प्राइस यानी कि इशू प्राइस तय करने पे आज बोर्ड बैठक करेगी। DB रियल्टी यहाँ पे पूंजी जुटाने पे बोर्ड की बैठक है। सुप्रजीत इंजीनियरिंग यहाँ बायबैक की रिकॉर्ड डेट है, भाव जो है 320 रुपये प्रति शेयर का बायबैक का रखा गया है। IRCTC आज से 35 अनरिजर्व मेल और एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो शुरू होने वाली है, तो IRCTC पे नजर रखिए। और जेट एयरवेज अनरिजर्व ट्रेन है, 35 ट्रेन है, नाम नहीं आज से 35 ट्रेन शुरू हाँ हुई। 35 नई ट्रेन है, ओके, वो शुरू हो रही है। ट्रेन का नाम मुझे नहीं ना वो ठीक है, मतलब अनरिजर्व भी अगर जिन लोगों को वैसे ही ट्रेवल करना है वो जनरल कैटेगरी वाले जो चलते हैं उसके लिए। जेट एयरवेज यहाँ रेजोल्यूशन प्लान की मंजूरी के लिए आज NCLT में सुनवाई है। अगर रेजोल्यूशन प्लान हो जाता है तो माना जा रहा है कि उसके बाद 4 महीने बाद फ्लाइट शुरू हो सकती है। देखते क्या होता है। यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके डिविडेंड की एक्स डेट है। ITC इंटरम डिविडेंड है 5 रुपये प्रति शेयर का। DCM श्रीराम इंटरम डिविडेंड है 5 रुपये प्रति शेयर का। माज़गाडॉक यहाँ पे 4.5 रुपये का इंटरम डिविडेंड है और ऑरबिंदो फार्मा इंटरम डिविडेंड है 1.5 रुपये प्रति शेयर का। तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। काफ़ी सारे काउंटर्स के सर्किट फिल्टर में रिवीजन किया गया है। सबसे पहले GIC यहाँ पे लगातार आप देख रहे हैं तेज़ी में था स्टॉक, सर्किट फिल्टर रिवाइज कर दिया गया है 20 से 10। हिंदुस्तान फूड और तेजस नेटवर्क 10 से कम करके 5 कर दिया है इनका सर्किट फिल्टर। नतीजा आया है महिंद्रा CIE का, स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स है, रेवेन्यूज़ 13% बढ़े हैं, मार्जिन्स फ्लैट रहे ऑलमोस्ट 12.5 से बढ़ के 12.6 और कंपनी का मुनाफा जो है वो अच्छा खासा बढ़ा है
यहाँ पे जो टैक्स एक्सपेंसेस है वो कम हुए, 109 करोड़ से कम होकर 49 करोड़। इसके लिए कंपनी का जो मुनाफा है 12.5 करोड़ से बढ़ के 112 करोड़ पे आया है। कुछ खबरें हैं जैसे कि जीएनएफसी पे, यहाँ सबसे पहले जी बिजनेस पे आप ये खबर देख रहे हैं कि चीन से इंपोर्ट होने वाली एनएलआई पे एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो 5 साल के लिए लगा दी गई है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और दरअसल जीएनएफसी ने इस ड्यूटी के ऊपर कंप्लेन की थी, इसकी मांग की थी। साथ ही साथ एसआरएफ के लिए भी बड़ी खबर है कि चीन से इंपोर्ट होने वाला एक केमिकल है उसकी जाँच जो है वो शुरू हो चुकी है। एसआरएफ ने वाणिज्य मंत्रालय से इसकी जांच शुरू करने के लिए कहा था। 1 अक्टूबर 2019 से 30 दिसंबर 2020 के बीच इंपोर्ट के ऊपर जांच हो रही है और डीजीटीआई ने 30 दिन के भीतर जो राय है वो मांगी है। तो ये एसआरएफ के लिए भी एक अच्छी खबर है। वहीं जुबिलेंट फूडवर्क, इस कंपनी ने और एक एक्विजिशन किया है। नीदरलैंड की कंपनी फाइट्स फूड सिस्टम कॉर्पोरेट यूए नाम की कंपनी है, उसका 250 करोड़ में इस कंपनी ने अधिग्रहण किया है। इस कंपनी का डीपी यूरेशिया एनवी में 32.81% हिस्सा है। तो अब ये कंपनी भी जुबिलेंट फूडवर्क्स के पास आ जाएगी, यानी कि उसका 32.81% हिस्सा जो है जुबिलेंट फूडवर्क्स के पास आ जाएगा। और ये जो यूरेशिया एनवी, डीपी यूरेशिया एनवी कंपनी है, इसका टर्की, रूस, अजरबैजान और जॉर्जिया में डोमिनोज पिज़्ज़ा की एक्सक्लूसिव मास्टर फ्रेंचाइजी है। अगले 20 दिन में अधिग्रहण पूरा होगा। तो जुबिलेंट फूडवर्क्स के लिए बड़ी खबर है। और आखिरी में नारायण हृदयालय, केमन आइलैंड्स में इन्होंने एक नया अस्पताल जो है वो खोलने की योजना बना रही है। कंपनी कैंसर के इलाज के लिए 50 बेड का नया अस्पताल जो है वो ये कंपनी खोलने वाली है। तो 2 साल में कामकाज ये शुरू भी करेंगे। तो ये एक कंपनी के लिए एक अपडेट आया है। तो कैंसर का हॉस्पिटल खोलने जा रहे हो? हाँ, केमन आइलैंड। केमन आइलैंड की पॉपुलेशन कितनी होगी? हार्डली बट वो अलग तरीकों से देखना चाहिए, क्योंकि क्या जनरली केमन आइलैंड इसलिए माना जाता है कि वो टैक्स हेवन है, वहाँ से जो भी आप बिजनेस करो उसके लिए टैक्स में छूट मिलती है। इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये डेवलपमेंट। ओके, आइए देवांशी के पास भी खबरें हैं कुछ। देवांशी बताइए। बिल्कुल, आप देखिए सबसे पहले तो अरविंद फैशन जो राइट इश्यू की बातें चल रही है उसमें उनकी जो क्लोजिंग और ओपनिंग डेट्स है वो अपडेट होते हुए देखिए। 4 मार्च से लेकर 18 मार्च तक ये राइट इश्यू खुला रहेगा और 135 रुपीज़ प्रति शेयर पर राइट इश्यू को मंजूरी मिल चुकी है। 200 करोड़ तक के राइट इश्यू को बोर्ड ने मंजूरी दी है। 24 फरवरी को राइट इश्यू की रिकॉर्ड डेट तय की है, यानी कि कल ये एक्स डेट होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो एंटाइटलमेंट रेशियो है उसमें इश्यू में 20 पर 3 राइट इश्यू के लिए हर जो शेयरधारक है वो एंटाइटल्ड होंगे। शीला फोन पर नजर रखिए क्योंकि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने इनके जो वेस्ट बंगाल प्लांट है इसको बंद करने का आदेश दे दिया है। मैं आपको बता दूं कि कुल मिला के इसके 5% का जो रेवेन्यू है वो इस प्लांट से आता हुआ दिखता है, तो इसी के चलते इस पर नजर होगी। पीएनबी हाउसिंग और पीएनबी इन दोनों पर नजर रखिए। पीएनबी हाउसिंग के 1800 करोड़ के टियर 1 कैपिटल रेजिंग प्लान्स में पीएनबी हिस्सा नहीं लेगी, यानी कि पीएनबी हाउसिंग अब पीएनबी के बिना ही पूंजी जुटाने में आगे बढ़ती हुई दिखेगी। जागरण प्रकाशन के लिए भी खबर आती हुई दिख रही है, जहां पे 2 मार्च को बायबैक पर बोर्ड की बैठक होती हुई दिखेगी। और हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज के लिए भी इंटरेस्टिंग खबर है, जहां पे प्रमोटर यानी कि सरकार को प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी करके यहां पे 700 करोड़ रुपए जुटाने के प्लान यहां पे बनता हुआ दिख रहा है। 24 फरवरी को बोर्ड की बैठक होती हुई दिखेगी। टोरेंट पावर के लिए अच्छी खबर है, जहां पे दादरा नागर हवेली दमन दीव पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है उसमें सबसे अधिक बोलियां लगाई है। ये एक निजीकरण के लिए कंपनी आगे आती हुई दिख रही थी और जो हाईएस्ट बिडर है वो टोरेंट पावर होता हुआ दिख रहा है। कर्नाटका बैंक, इस पर नजर रखें। जो एलएफएस ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्रेडिट फैसिलिटी दी गई थी उसको अब फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया है आरबीआई को। 34 करोड़ का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, लेकिन बैंक ने कहा है कि ऑलरेडी इन्होंने पूरा का पूरा जो प्रोविजंस है वो कर दिया है, तो आगे चलकर बैंक पर कोई असर होता हुआ नहीं दिखेगा। और आखिर में एविएशन स्टॉक्स पर नजर रखें, जहां पे एविएशन मंत्री का बयान आता हुआ दिखा है। गर्मी के शेड्यूल में हवाई उड़ानों पर लगे जो बाकी प्रतिबंध हैं वो भी हटाते हुए दिखेंगे। इसके चलते थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है या सेंटिमेंट्स जो है हम एविएशन कंपनीज पर देख सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स और डेफिनेटली एविएशन पर रखिए नजर। पॉजिटिव कमेंट्री आती हुई दिखिए एविएशन मिनिस्टर की तरफ से। आइए देखते हैं ब्रोकरेजेस का आज क्या कहना है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। जुबिलेंट फूडवर्क्स पर वरुण ने आपको खबर बताई थी, इसके बाद 3 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सीएलएसए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें 3000 रुपये के लक्ष्य के लिए। वहीं जेफरीज भी खरीदारी की राय दे रहे हैं 3050 के लक्ष्य के लिए, लेकिन कोई भी देखिए ब्रोकरेज हाउस अग्रेसिवली ऊपर के लक्ष्य नहीं दे रहा है, क्योंकि 2950 रुपये के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है। और इनफैक्ट क्रेडिट स्विस तो ये थोड़े नेगेटिव भी नजर आ रहे हैं, इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 2450 रुपये के लक्ष्य के लिए। सीएलएसए का मानना यह है कि कंपनी ने अधिग्रहण तो काफी कर लिया, लेकिन अब एग्जीक्यूशन पर नजर रखनी
रखनी होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी फोकस रखिएगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2252 रुपए के लक्ष्य के लिए। और नतीजों के बाद अंबुजा सीमेंट्स पर ढेर सारी रिपोर्ट आई है। सीएलएस से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे 301 के लक्ष्य के लिए। 275 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि क्षमता विस्तार आगे भी देखने को मिलेगा और उसका फायदा इस तिमाही में भी देखने को मिला है। सिटी खरीदारी की राय को बरकरार रखे 325 के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली भी अगर आप देखें तो सिमिलर लक्ष्य दे रहे हैं ओवरवेट की रेटिंग के साथ 325 का, और ये मान रहे हैं कि मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस भी आकर्षक हैं। सिर्फ एक यूबीएस ही ऐसे हैं जो नेगेटिव नजर आ रहे हैं। इन्होंने बिकवाली की राय को बरकरार रखा है 190 के लक्ष्य के लिए। हालांकि ये भी ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो इस रिजल्ट का पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन मध्यम अवधि में कंपनी के कामकाजी और मुनाफे और मार्केट शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है। दो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज पर बढ़िया रिपोर्ट आई एचएसबीसी की। इक्विटास खरीदारी की राय को बरकरार रखा 111 रुपए के लक्ष्य के लिए, लगभग 90 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण खरीदारी की राय को बरकरार रखा 950 रुपए के लक्ष्य के लिए, करीब 690 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि माइक्रो फाइनेंस लोन्स में बढ़त देखने को मिली, साथ ही जो कलेक्शन एफिशिएंसी है इसमें भी बढ़िया सुधार देखने को मिला है। एलएनटी यूबीएस की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा 1845 रुपए के लक्ष्य के लिए, 1512 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि बजट में जो इंफ्रा को लेकर ऐलान हुए इससे आगे जाकर फायदा देखने को मिलेगा। विप्रो मैक्वारी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 510 रुपए के लक्ष्य के लिए। और आखिरी रिपोर्ट है फिलहाल के लिए वाटेक वाबाग पर, नोमेरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 432 से बढ़ाकर 446 कर दिया, 247 शुक्रवार की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत है, जिसके चलते आगे जाकर बढ़िया रेवेन्यू विजिबिलिटी नजर आती है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जहां पर आपको रखना है फोकस। वाटेक वाबाग 446 बड़ा टारगेट है, हो गया, आज का दिन बन गया इनका नहीं। ओके, तो वाटेक वाबाग पर रखिए नजर। अच्छी रिपोर्ट है, स्टॉक में एक्शन दिखेगा उन स्टॉक्स में, और वो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि पूरे हफ्ते, क्योंकि वक्त है आज सोमवार की सुबह पिक ऑफ द वीक का। वागले साहब सुप्रभात, करिए शुरुआत। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड Morning, मॉर्निंग। sir. मेरा पिक ऑफ द वीक है टोरेंट पावर, जिसमें एक ब्रेकआउट आया है पिछले हफ्ते, 365 का बंद है। थोड़ा सा हल्का सा गिरावट में या करेक्टिव मूव आती है जो मुझे लगता है आनी चाहिए, उसमें मिलेगा 360 तक, तो वो बेस्ट एंट्री होगी। 351 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और मुझे लगता है एक से 1.5 हफ्ते में ये 396 तक जा सकता है। एक 7 से 8 से 10% की मूव में ये हफ्ते में देख रहा हूँ। ओके, तो टोरेंट पावर ये पसंद है वागले साहब को, और ऑफ कोर्स ये आज खबरों के दम पर भी एक्शन में है। दमन के पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा बोली टोरेंट पावर ने लगाई है। आइए, बंसल जी भी हमारे साथ तैयार हैं, सिमी जी भी जुड़ रही हैं। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पिक ऑफ द वीक क्या रहेगी सर? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा पिक ऑफ द वीक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर आप देखें तो अभी पिछले 2-3 दिन निफ्टी की करेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मुझे लगता है निफ्टी को अगर कहीं से सपोर्ट मिलेगा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज सपोर्ट देने का दमखम रखता है, तो रिस्क वर्थ टेकिंग लगता है। 2050 का स्टॉप लॉस है, 2123 2123 के टारगेट के लिए रिलायंस पर खरीदारी की राय है। ओके, तो रिलायंस पर हैं बुलिश या बंसल जी यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। रिलायंस चल गया बंसल जी का तो काम हो जाएगा, फिर निफ्टी गिरेगा नहीं। ये आराम है, कम से कम, या ज़्यादा नहीं गिरेगा। आजकल तो ये भी नहीं कह सकते नहीं गिरेगा, आजकल यही कह सकते हैं ज़्यादा नहीं गिरेगा, ये आप मान सकते हैं। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं मैम आपकी पिक ऑफ द डे, पिक ऑफ द वीक, सॉरी। या वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा पिक ऑफ द वीक होगा सुंदरम फास्टनर। मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक नया हाई, ऑल टाइम हाई में है, और मुझे लगता है कि करंट लेवल पर भी मैं खरीदने का सलाह दे सकती हूँ। 700 के आसपास है, तो 700 के आसपास अगर मिलता है, 707 के आसपास क्लोजिंग आया था लास्ट फ्राइडे को, तो 700 के आसपास खरीदने का सलाह होगा। 688 का स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करने के लिए कहूंगी, क्योंकि 689 का इसका पिछला हाई था 2019 में। तो अगर ये हाई होल्ड होता है तो मुझे लगता है कि 750 से 775 का टारगेट एक ही हफ्ता में मिलना चाहिए। तो 750 755 का टारगेट के लिए सुंदरम फास्टनर को खरीदने का सलाह होगा 688 का स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 750 755 के टारगेट के लिए आप सुंदरम फास्टनर में करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय इस वक्त सिमी जी की तरफ से आती है। जुबिलेंट फूडवर्क स्टॉक रहेगा एक्शन में, जो इन्होंने एक्विजिशन किया है वो बड़े कामकार कहा जा रहा है कि वो एक्विजिशन वैल्यूएशंस भी आकर्षक हैं। स्टॉक पर CLSA का 3000 का लक्ष्य है, उसके आसपास ही है। जेफरीज 3050, वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। क्रेडिट स्विच तो नीचे का ही दे रहा है, तो टारगेट किसी ने बढ़ाया नहीं, सब अच्छा बोलते हैं, टारगेट बढ़ाते नहीं है। पहले से भागा हुआ है स्टॉक, महंगा स्टॉक है, महंगा बहुत स्टॉक महंगा है। स्टॉक है। ओके, महंगा है लेकिन क्या अब भी अच्छा है। सिमी जी चार्ट देखिए जुबिलेंट फूडवर्क्स के, बताइए
आज कितना बढ़ सकता है? अनिल जी महंगा है पर चार्ट देख के लग रहा है कि ये स्टॉक अभी भी बढ़ सकता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी एक नया हाई दिखाने वाला है। 3000 का लेवल क्रॉस होगा तो इसमें 3250 से 3300 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। इंट्राडे का टारगेट ये नहीं है, हो सकता है कि पोजिशनल टारगेट होगा। 3250 से 3300 का टारगेट इसमें आ सकता है और 2850 से 2800 के बीच में सपोर्ट है। अगर मार्केट में कोई छोटा मोटा करेक्शन मिलता है, स्टॉक थोड़ा सा लोअर लेवल्स पर मिलता है, तो फ्रेश एंट्री का सजेशन होगा। 2800 के नीचे पोजिशनली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ओके, 2800 के नीचे पोजिशनल स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें इसे। अंबुजा सीमेंट, वागले साहब जरा इसके चार्ट देखिए। नतीजों के बाद रिपोर्ट्स जो आई है, सिटी मॉर्गन स्टैनली 325 का टारगेट रखा है, सीएलए से 300 का, थोड़ा ऊपर का, ठीक है। लेकिन यूबीएस तो 190, यूबीएस को क्या हो गया? पसंद नहीं आ रहा 190 तो बहुत ज़्यादा खराब है, ऐसा होगा नहीं। पर यूबीएस सर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सबसे पहले बेरिश बनने का भी ट्रैक रिकॉर्ड यूबीएस का ही है। वो तो वैसा है ना, मार्केट में आप देखो दीप, एक बहुत कोई भी आदमी बंद घड़ी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन दिन में 2 बार तो वो भी सही समय दिखाती है। वो भी है। तो ऐसा है, आप हमेशा कोई एक चीज़ बोलेंगे तो कभी तो सही हो ही सकती है। मतलब बार बार ना भी आए जिंदगी में, एक बार तो फरवरी मार्च 2020 आता है, करेक्ट। उस समय आपके सारे टारगेट आ जाते हैं, मतलब देखो तो हमने कहा था। बट एनीवे, चलिए नीचे वाले टारगेट आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर वाले तो कभी न कभी आ ही जाते हैं अगर होल्ड करने की कैपेसिटी कंपनी थोड़ी भी ठीक ठाक है। तो जरा वागले साहब से ही पूछ रहा था। हाँ वागले साहब, अंबुजा सीमेंट के चार्ट देखिए, बताइए। जी शॉर्ट टर्म चार्ट्स हल्के से बेरिश में नहीं कहूंगा, करेक्टिव है। 275 का करंट भाव है, ये बिल्कुल 260 255 तक जा सकता है। मेरे हिसाब से वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए 230 235 के स्टॉप लॉस से। मेरा 1 से 2 से 3 महीने का टारगेट इसमें 315 320 तक रहेगा, शायद ये 330 तक भी एक्सटेंड कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता ये नीचे के बहुत ज्यादा नीचे, एक 3-4% की करेक्टिव मूव आती है तो वहां पर बाय करके चलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय निचले स्तरों पर करेक्ट खरीदारी। लेकिन आज खरीदारी करने के लिए या बिकवाली करने के लिए और कॉल्स आने की तैयारी में 2 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कुणाल सरावगी साहब और संदीप जैन साहब। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है और खरीदना है ट्रेंट लिमिटेड को। अनिल जी देखिए, ट्रेंट लिमिटेड के चार्ट को अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पर बना हुआ है असेंडिंग ट्रायंगल, डेली चार्ट पर बना हुआ है बुलिश सॉसर पैटर्न। तो 2 पैटर्न्स दमदार बने हुए हैं और बड़ा ब्रेकआउट हमने शुक्रवार को आते हुए देखा। तो ट्रेंट मुझे लगता है अनिल जी पूरे सप्ताह तेजी दिखाएगा, बाय करके चले। 780 से थोड़ा सा नीचे 779 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 825 रुपए का 825 का है और दूसरा टारगेट 850 रुपए का 850 का है। तो 850 के टारगेट के लिए ट्रेंट में खरीदारी करें। क्या बात है, कहाँ से ढूंढ के लाए आज कैश के स्टॉक्स? ट्रेंट, बंसल जी, सॉरी कुणाल जी, सुंदरम फास्टनर, सिमी जी और जैन साहब तो देंगे कैश के स्टॉक्स। जैन साहब से तो एफएनओ का निकल जाए तो बड़ी बात है। जी कुणाल जी कुछ कह रहे हैं? जी कुणाल जी। नहीं अनिल जी, मैं तो कह रहा हूं कि अनिल जी बहुत खोज की इस बार। अनिल जी आप थे यहाँ पर तो अनिल जी इसलिए खोज बहुत अच्छी हुई है अनिल जी। चलिए बढ़िया, ढूंढ कर खोज कर ट्रेंड को निकाला है कुणाल जी ने, तो जाहिर सी बात है प्रदर्शन अच्छा करेगा। लेकिन आप लोगों की कंपनी में बड़ा मजा आया वीकेंड पर। सर वो फोटो आपकी बहुत वायरल हो गई, आप चारों की बहुत वायरल हो गई सर वो फोटो। उसमें देखो 3 दिल्ली के महारथियों के बीच में अगर मैं पहुंचा तो जाहिर सी बात है कि लोगों को बड़ा अच्छा लगा, हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि चलिए लंबे समय बाद, हालांकि कुणाल जी, राकेश जी, आशीष सर सब आए थे बजट के दिन, लेकिन बजट के वक्त इतना काम होता है कि आपको बैठकर बात करने का वक्त नहीं मिलता। तो थोड़े फुर्सत पे क्षण हमने गुजारे तो लगा कि हाँ बड़े दिनों बाद जिंदगी जी एकदम अच्छे से। दिल्ली की हॉस्पिटैलिटी, अरे वो तो कुणाल जी, राकेश जी सब लोग ये लाजवाब है। आइए जैन साहब भी हमारे साथ तैयार है। जैन साहब बताएं सर आपकी पिक ऑफ द वीक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अनिल जी मैंने तो बहुत मिस किया, क्योंकि क्या दिल्ली और जयपुर में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। ये हम सोचा नहीं, हमने आपको बुला सकते थे एक्चुअली। अगली बार कुणाल जी ध्यान रखेंगे इस बात का। मैंने जैसे ही वो फोटो देखी तो मैंने ट्वीट भी किया इमीडिएटली कि भाई ये तो गलत हो गया, मतलब ये तो मैं तो जा सकता था, मेरे लिए तो सैटरडे संडे भी था। तो इट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छी पिक्चर थे, आई रियली लव्ड इट, मतलब बहुत अच्छा था। एंड जैसे दीपांशु जी ने कहा वायरल जैसा ही था, बहुत अच्छा सीरियसली। एंड
शायद अब ऐसा वापस से मौका मिले कि जयपुरी में सबको बुला पाऊं, तो I'll be more than happy. हम तैयार हैं सर, बिल्कुल। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अनिल जी कॉशियस मूव के बारे में बोलना चाहूंगा थोड़ा सा, कि अब मैं बहुत एग्रेसिवली मैं बाइंग की राय देने की जब सोचता था और दे रहा था पहले, बट अब मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ और मैं वीकेंड पे जो रिसर्च किया, थोड़ा डिस्कशंस, और ओवरऑल कई बार क्या होता है, आप बुल्स के बीच में रहते तो थोड़ी बेरिश वो पैटर्न्स नहीं आते हैं, बट कुछ बेरिश लोगों से भी बातें की थी एंड कुछ लॉजिक्स भी समझे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब लोगों को बहुत एग्रेसिवली जो बाय कर रहे थे उनको थोड़ा विराम देना चाहिए। अब नई खरीद के लिए सोचना चाहिए, भले वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप हो, एंड वन हैज टू बी वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक एंड वेरी वेरी सेक्टर स्पेसिफिक। तो मैंने फार्मा, एग्रोकेमिकल्स, आईटी, इन पे फिर से फोकस शुरू किया है। तो मैं एफएनओ का आपने एक स्टॉक की बोली थी, मैं दूं या नहीं दूं, बट मैं लिख के लाया हूं वैसे। और आईटी का एक स्टॉक है न्यूजेन सॉफ्टवेयर, मुझे लगता है कि इस पे ध्यान देना था। न्यूजेन सॉफ्टवेयर मैंने वैसे जैन साहब के जेम्स में भी ये स्टॉक दिया हुआ है, तो पिक ऑफ द वीक के तौर पे न्यूजेन सॉफ्टवेयर। दूसरा मैं एग्रोकेमिकल स्पेस से, वो है पीआई इंडस्ट्रीज। अगेन मुझे अच्छा लगता है आज एग्रोकेमिकल स्पेस में जीएनएफसी को लेकर भी पॉजिटिव न्यूज है, वहां देखे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एफएनओ का स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज लैब। मुझे लगता है करेक्शन भी आ गया है, बढ़िया वो है, और प्लस कहीं भी अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है कोरोना को लेकर भी, तो डॉक्टर रेड्डीज को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। सो अगेन थोड़ा सा थीम को मैं चेंज कर रहा हूँ, फार्मा, आईटी, एग्रो, वापस से उन्हीं पे आ रहा हूँ। जैन साहब, कुछ तो खबर है आपको डॉक्टर रेड्डी में, ऐसे आप डॉक्टर रेड्डी का फ्यूचर नहीं बोल सकते कि मतलब अंदर से खबर क्या है, बताओ खबर क्या है? नहीं खबर बोला एफएनओ का स्टॉक दे दिया तो बोला खबर तो होगी। नहीं, मुझे एक्चुअली क्या रिजल्ट्स के बाद ये करेक्ट ही कर रहा था और एक अच्छा खासा सपोर्ट पे भी, और प्लस मुझे लग रहा है कि कोई भी वैक्सीन को लेकर और कुछ अगर एग्रेसिवली डिस्ट्रीब्यूशन की बात अब चल रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिस लेवल का मुझे सरकार से उम्मीद थी उस लेवल का अभी तक वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ नहीं है, तो लगता है कि ये सारे जो भी वैक्सीन से रिलेटेड जो फार्मा कंपनीज है उन पे फिर से फोकस आना चाहिए। सो डॉक्टर रेड्डीज पे मैं थोड़ा बुलिश हूँ। ओके, तो कुल मिलाकर जैन साहब खबर बताने को तैयार नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंट है और डॉक्टर रेड्डीज पे बुलिश है, तो उस हिसाब से आप सोच समझ कर कॉल ले ले, कोई दिक्कत नहीं। खरीदारी करने की राय जैन साहब की तरफ से आती है। जीएनएफसी ये एक स्टॉक है जिस पर जरा कुणाल जी राय दीजिएगा। चीन से इंपोर्ट होने वाले इनके एक केमिकल पर, जिसका नाम मुश्किल है, कठिन है, उस पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लग चुकी है। ये भारत सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय की तरफ से आ चुका है, यानी कि ये खबर ऑफिशियल हो चुकी है। और सबसे पहले जी बिजनेस से ये खबर चलाकर आपको बता भी दिया है। जीएनएफसी चार्ट्स अनिल जी देखिए, चार्ट बहुत अच्छा है, काफी दिनों से ये स्टॉक रडार पर है, लेकिन इसमें अनिल जी मोमेंटम नहीं बनता है, और हो सकता है कि आज इस खबर के चलते मोमेंटम बन जाए। मोमेंटम की पुष्टि अनिल जी जब होगी, जब 243 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा 243 के ऊपर, तो 243 पार हो तो डेफिनेट बाय करना चाहिए। नीचे के लेवल्स पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, 243 के ऊपर खरीदारी की राय है, लेकिन जब तक ये लेवल पार ना हो और इसके ऊपर क्लोज ना आए, बाय ना करें, क्योंकि ये स्टॉक बहुत वक्त लगाता है ब्रेकआउट देने। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त। आइए, सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुमित जी से भी उनका हफ्ते का स्टॉक पूछ लें। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जुबलेंट फूड चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। जुबलेंट फूड एक कंटिन्यूसली तेजी का मूव दिखा रहा है, तो जुबलेंट फूड के अंदर ऐसा लगता है कि यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक का 3000 का साइकोलॉजिकल हर्डल है, जैसे ही 3000 का लेवल ये ऊपर में क्रॉस करेगा तो जुबलेंट फूड के अंदर 3100 से 3200 रुपए तक के लेवल फिर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर इमीडिएटली सपोर्ट दिखाई दे रहा है 2870 के पास दिखाई दे रहा है, तो 2870 के स्टॉप लॉस से जुबलेंट फूड में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 3000 का इमीडिएट छोटा सा टारगेट है, जैसे ही वो हर्डल क्रॉस करेगा तो 3100 से 3200 रुपए तक के लेवल जुबलेंट फूड के अंदर फिर देखने को मिल सकता है। जैन साहब, जागरण प्रकाशन इस स्टॉक पर राय दीजिए। 2 मार्च को बायबैक करने का कंपनी इरादा रखती है, उसके लिए बोर्ड बैठक करने जा रही है। आप इरादा रखते हैं खरीदारी करने का जागरण प्रकाशन? देखिए, जागरण प्रकाशन में जो मुझे एक चीज अच्छी लगी, देखिए मैं फंडामेंटल्स तो देखिए इन कंपनियों के थोड़े से खराब हो चुके हैं, क्योंकि लाजमी है कि इस दौरान इन लोगों को उस लेवल का वो नहीं मिला जो बिजनेस मिलना चाहिए, जो एडवर्टीजमेंट के रेवेन्यूज भी है कुछ चुनिंदा सेक्टर से आ रहे थे। तो इसने नीचे के लेवल से बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, और इस टाइप के सेक्टर्स पे वैसे इस समय में ये तो क्लियर है कि डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है, क्योंकि निफ्टी ऐसा चला हुआ और उसके सामने पर्टिकुलरली ये 2-3 सेक्टर्स है, क्योंकि ये
प्रिंटेड मीडिया वाकई में नहीं चल रहा था। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने भी ले रखा है वो लोग लेके होल्ड करके रखे, और इस न्यूज के हिसाब से मुझे लगता है पॉजिटिविटी आनी चाहिए। सो डाउनसाइड रिस्क मुझे बहुत कम लगती है। 40 to 45 विल बी अ वेरी गुड बाइंग रेंज, एंड बिल्कुल इसमें होल्ड करके रखे और बल्कि डाउनसाइड पे लेने की ही कोशिश करना चाहिए। ओके, गिरावट में खरीदारी करने की कोशिश करें, ये आपके लिए होगा अच्छा। एक और स्टॉक है सिमी जी, जरा इस पर आप राय दीजिए, और वो है एसआरएफ। एसआरएफ के लिए भी एक अच्छी खबर है। चीन से होने वाले इंपोर्ट पर एक कोई बड़ा मुश्किल सा नाम है जिसको लिखा तो था उस समय, वो 3 टुकड़ों में बांट कर लिखा था, संधि विच्छेद करके, तो मैं आराम से पढ़ लिया हेडलाइन में। अभी मुश्किल हो रही है। टेट्रा फ्लोरो एथेन, सही पढ़ लिया? बढ़िया पढ़ा सर, बढ़िया है ना? बढ़िया है सर। दीप के साथ रहने का बड़ा फायदा हो रहा है। चलिए, तो चीन से होने वाले इस इंपोर्ट पर वापस नहीं बोलूँगा, इस पर वाणिज्य मंत्रालय ने जांच शुरू कर दी है, और जो 2019 से 2020 के बीच में जो इंपोर्ट हुआ उसकी जांच की जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है सेंटीमेंट के लिहाज से। अब जांच शुरू हुई है, अभी तो देखो जांच होगी, फैसला आएगा, फिर वो इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे नहीं लगाएंगे, लंबा मामला है, लेकिन सेंटीमेंट के लिहाज से ठीक खबर है। जरा एसआरएफ के चार्ट बताएं सिमी जी। अनिल जी, फ्राइडे का सेशन में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था, और उसके बाद अगर टेक्निकली मुझे कोई कॉल देना होता तो मुझे तो वेट करने का ही सजेशन देना था, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन अभी बाकी है। 5300 का लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है। स्टॉक अभी 50 डेमा के आसपास 555 के आसपास है, पर मैं इसमें थोड़ा सा और थोड़ा लोअर लेवल का इंतजार कर रही हूँ। 100 डेमा करीब 5190 के आसपास है, तो स्टॉक अगर और थोड़ा सा वीकनेस दिखाता है 5200 से 5190 के आसपास ही मैं खरीदने का सलाह दूंगी। 5000 के नीचे स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहूंगी, क्योंकि अगर पोजिशनली ये स्टॉक होल्ड करना है, 6000 के ऊपर का लेवल दिखने को मिलना है, तो मुझे लगता है कि 5000 के नीचे ही स्टॉप लॉस होना चाहिए। थोड़ा बहुत करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, और 5200 5190 के आसपास अगर मिलता है तो वहीं पे एक पोजिशनल डिलीवरी बेस्ड बाइंग में सजेस्ट करूंगी 6500 का टारगेट के लिए। ओके, 5200 के आसपास ही खरीदे, उससे पहले नहीं। तो उसके बाद देखते हैं 5000 के नीचे का स्टॉप लॉस। अच्छा जैन साहब, एक और स्टॉक है महिंद्रा ग्रुप की कंपनियां, वैसे तो आप सब ट्रैक करते हैं, महिंद्रा CIE। ये जो कंपनी, इसके नतीजे आए वीकेंड पर, और रेवेन्यू 13% बढ़ा है, कामकाजी मुनाफा 15% बढ़ा है, मार्जिन स्टेबल है 12.5% के आसपास, मुनाफा 9 गुना हुआ, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शनल आइटम वाला मामला भी है, लेकिन फिर भी ठीक है, रिजल्ट स्टेबल है, बहुत तोड़फोड़ नहीं है, बहुत ख़राब नहीं है। बताइए इस स्टॉक पर राय दीजिए, क्या करना है? हाँ देखिए, इस स्टॉक को मैंने इतने सारे ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स को रेकमेंड किया, बट समहाउ मैंने वैल्यूएशन कंफर्ट मुझे उस स्टॉक में नहीं आया था, तो मैंने इस स्टॉक को वैसे रेकमेंड नहीं किया। महिंद्रा ग्रुप के और सारे स्टॉक्स बहुत बढ़िया लगते हैं, तो मुझे यही लगता है कि बस जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। मैं फ्रेश खरीदारी की राय मैं नहीं दूंगा। ऑटो इंसुलरी मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे और बहुत सारे विकल्प मैंने रेकमेंड भी किए हुए हैं, सो आई थिंक आई विल नॉट बी वेरी बुलिश टू बाय। बहुत सारे है, उसमें से एक बताओ, ये नहीं तो कोई दूसरा कौन सा? देखिए, मुझे समाओ ये बाइक्स वाली जो कंपनियां हैं, जो बाइक्स को सप्लाई करती है, वहां पे मुझे बहुत अच्छा वो दिखता है, क्योंकि पर्सनल मोबिलिटी का जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला, तो मैंने मुंजाल शोआ दिया था, मुंजाल ऑटो दिया है, इवन एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज है, वहां पे ध्यान दें। बट ये सब में अभी एक बार बहुत बड़े बड़े रन अप आ चुके हैं अनिल जी, और मुझे अब कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज हर स्टॉक में अब बहुत कठिन हो रहा है देख के चुनने को, रेकमेंड करने को, कि इस तरीके की रन अप आ चुकी है मिड कैप स्मॉल कैप में। सो विल बी वेरी कॉशियस, बट यस, बैंको प्रोडक्ट्स मैंने रेकमेंड किया था, मुझे बहुत बढ़िया लगता है वो भी। सो नीचे आए तो लेने की कोशिश करें अगेन। सो ऑल दीज आर नेम्स टू बी रिटन डाउन, एंड नीचे आए, कहीं अगर निफ्टी करेक्ट भी करती है 14500 में। आपको सुन रहा था, आज बहुत बढ़िया कमेंट्री थी कि आज की क्लोजिंग एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वन हैज टू बी वेरी कॉशियस अबाउट फ्रेश बाइंग। सो जो मैंने स्टॉक्स दिए, मुंजाल ऑटो पे ध्यान दे सकते। ये है आपके लिए राय, मुंजाल ऑटो पर खरीदारी करने के लिए आज से ज़्यादा बेहतर आपको मौके मिलेंगे। सुमित जी, ये शीला फोम का जरा चार्ट देखिए, थोड़ी अच्छी खबर नहीं है। एक इनका जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में एक प्लांट है, इसको बंद करने का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आदेश दिया है। आय 6% ही है इस प्लांट से जो आती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट के लिहाज से थोड़ा ख़राब है। जरा चार्ट पे लेवल बताइए इसके। जी चार्ट्स पे भी ये कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर में 2100 का रेजिस्टेंस टूटेगा, उसके बाद ही स्टॉक के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। जब तक ये लेवल्स ऊपर में टूटते नहीं है, तब तक ये हो सकता है साइडवेज मूव दिखाए या थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाए। स्टॉक के अंदर नीचे में जो सपोर्ट है वो 2000 का है, अगर वो लेवल टूटते हैं तो 1900 रुपए तक के लेवल फिर देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक स्टॉक के अंदर एक बार वेट एंड वॉच करें। साइडवेज मूव दिखा रहा है पिछले 2-3 हफ्ते से, 2100 के ऊपर जाएगा तो ही फ्रेश बाय बनेगा, नहीं तो एक बार छोटा सा
प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, जिसमें 2000 का लेवल टूटने पे 1900 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, जैन साहब जरा जेट एयरवेज पे राय दीजिए। आज खबर ये है कि एनसीएलटी में आज सुनवाई होगी और इनका रेजोल्यूशन प्लान जो है उसकी मंजूरी के लिए फैसला आने की संभावना है। अब कभी भी आ सकता है, ऐसा ये मान रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया तो वो मुरारीलाल जालान ग्रुप कंसोर्शियम जिन्होंने है, उन्होंने बोली लगाई वो अगले 4 महीनों में शायद कर भी पाएँ शुरू। तो जो एयरलाइंस चल रही उनके भाव कम है, जो बंद है उनके भाव ज़्यादा है शेयर के। जेट एयरवेज अब आज कुछ अच्छा हो जाए, अगर एनसीएलटी से प्लान मंजूर हो जाए तो आप खरीदेंगे? नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा अनिल जी। मैं इतना होप पे आजकल एक्चुअली काम करना बंद कर दिया और इतने न्यूज को रिएक्ट करके काम करना, क्योंकि मार्केट जैसे थे कुछ दिन पहले तो बहुत सारे स्टॉक्स आइडियाज थे, बल्कि मैं इंडिगो और स्पाइसजेट के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। यस, ये सारी न्यूज की वजह से नहीं चलती हुई एयरलाइन के भी भाव अच्छे खासे चल गए हैं और कई स्टॉक अच्छा करते हुए भी भाव नहीं चलते उनके। सो एनीवेज, जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें से, क्योंकि ये होप पे काम किया जा सकता है, क्योंकि देखिए बहुत बार अच्छा ग्रुप आया और जब इस तरीके से लोग आते हैं और कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत कॉन्क्रीटाइज्ड चीजें होती हो या प्लान बहुत स्ट्रांग होता है, तभी इस तरीके के काम होते हैं। सो मैं तो यही कहूंगा कि बस जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। बाकी मैं स्पाइसजेट पे भी थोड़ा सा, मुझे लगता है कि इंडिगो और स्पाइसजेट उन पे ध्यान दे। बाकी फंडामेंटल्स के लिहाज से मैं अभी भी थोड़ा सा बेरिश हूँ एयरलाइन सेक्टर को लेकर, क्योंकि कहीं भी अगर ये वापस से कोरोना की थोड़ी न्यूज, दूसरी फिर आपके क्रूड ऑयल की प्राइसेस, एटीएफ की प्राइसेस अब बढ़ रही है, तो बहुत ज्यादा बुलिश तो नहीं हूँ। और फंडामेंटल्स और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैं स्टॉक को वैसे भी कभी रेकमेंड नहीं करता। दिस इज ओनली अ ट्रेडिंग कॉल। आज जैन साहब को मूड बहुत अच्छा लग नहीं रहा, और प्रॉब्लम क्या है, मैं जैन साहब से कैश मार्केट के स्टॉक में तो ज़्यादा शॉर्ट वाले कुछ ऐसा पूछ नहीं सकता, और एफएनओ वाले वो ज़्यादा बताते नहीं है। तो मैं बड़े ढूंढ के ला रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कोई अच्छा स्टॉक पूछूं, लेकिन जैन साहब भी टच के बस नहीं हो रहे। अच्छा, लेकिन एक स्टॉक है जहाँ थोड़ा वहाँ पर भी नेगेटिव खबर है। सुमित जी जरा इसके चार्ट देखिए, पीएनबी हाउसिंग। पीएनबी हाउसिंग के लिए खबर ये आई है कि भाई इनको 1800 करोड़ रुपए की टियर 1 कैपिटल जुटानी है। ये जो कैपिटल जुटाने वाले हैं इसमें पीएनबी जो इनकी होल्डिंग कंपनी जो बैंक है वो बोल रहे हम हिस्सा नहीं लेंगे, आप अपने हिसाब से जुटाओ, दूसरों से लो पैसे। तो थोड़ा सा सेंटिमेंट के लिहाज से आप मान सकते हैं भाई प्रमोटर पैसा नहीं डाल रहा तो दूसरे डालेंगे तो सही, लेकिन नहीं डाल रहा हो। तो चलिए बताइए, पीएनबी हाउसिंग क्या कुछ नीचे आ सकता है क्या? आना चाहिए अनिल जी, क्योंकि पिछले 5 दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल से 100 रुपए की तेजी दिखाई है और कल का यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। तो ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर स्टॉक नीचे में 400 रुपए तक के लेवल या शायद 380 रुपए तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। स्टॉक का ऊपर में 460 470 का हर्डल है, वो लेवल टूटेगा उसके बाद ही इसमें फ्रेश बाय बनेगा, नहीं तो नीचे में 400 से 380 रुपए तक का मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। कुणाल जी, ये आईटीसी पर राय दीजिए, इसके फिर से मीम्स बनने शुरू हो गए रिजल्ट के बाद जो ये 210 पे आ गया है, लोग है ना ढूंढ के कहाँ से फोटो निकाल के लगाते हैं ट्विटर पे। और आज ये एक्स डिविडेंड हो गया है, 5 रुपये और गिरेगा इसका फ्यूचर, क्योंकि डिविडेंड का एडजस्टमेंट हो गया। तो अब ये जरा बताओ इसका क्या करना है आईटीसी? अनिल जी देखिए, मैं फ्यूचर के दाम की बात कर रहा हूं। फ्यूचर पे अनिल जी एक सपोर्ट है 203 रुपए के आसपास, और शुक्रवार की बंदी है 211 रुपए की। तो मुझे लगता है अनिल जी 203 204 का लेवल होल्ड करना चाहिए। ये लेवल इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। 3 बार इन्हीं स्तरों से टकराकर स्टॉक में बाउंस आया है, तो 200 रुपए अब ये स्टॉक बहुत डिसाइसिवली पार कर चुका है। 200 203 जब तक पार ना हो नीचे की तरफ, तब तक कोई चिंता नहीं है। थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, इतना धीरज रखा है, थोड़ा और धीरज रखें, स्टॉक में दोबारा से तेजी बनेगी। रख लेंगे, आप संभाल लेना बस। बहुत लोग दुआएं देंगे, 200 नहीं गिरने दिया आपने तो मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब सब लोगों में मैं भी हूँ हम भर के रिकमेंड किया है, लेकिन हाँ उसके बाद 235 भी हुआ, वापस नीचे आए। बंसल जी की भी विशेष टिप्पणी आ रही। जी बंसल जी। अनिल जी कुणाल जी से सवाल है, ये जो कह रहे हैं दोबारा तेजी बनेगी अनिल जी, ये प्योर चार्ट देख के बोल रहे हैं कि इनकी दोस्ती बोल रही है? अनिल जी बोलो, कुणाल जी जवाब दे दीजिए। अनिल जी देखिए चार्ट के सामने कुछ नहीं है अनिल जी, चार्ट की ताकत है अनिल जी, बिल्कुल। तो अनिल जी बिल्कुल बिना अनुराग द्वेष के बोल रहा हूँ अनिल जी। हाँ, ऐसी दोस्ती तो आती जाती रहती, चार्ट से सबसे इंपॉर्टेंट है। यही काम की लाइन बोली है जिसमें बंसल जी याद रखना लाइफ में, जो अभी कुणाल जी ने बोली है।